हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 13वीं रहने वाली है। तो अभी तक जो है क्लास नंबर 12 तक मैं अपलोड कर चुकी हूं। जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है और अगर पुरानी वीडियो देखना चाहता है तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 पाठ्यक्रम के अनुसार इस नाम से आपको मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो दोनों आपको वहाँ मिल जाएगी और ये सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि पर डे की वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 13 रहने वाली है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण। तो ये हमने पढ़ लिया था क्योंकि यहाँ से ना इन्हें पक्का कर लेना, 1 नंबर UGC नेट में भी पूछा जाता है। और जो खड़ी बोली हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता, ये मेरा रह गया था टॉपिक, शायद मैंने यहीं से पिछली क्लास में शुरू किया था उच्चारणगत वर्गीकरण से। तो आज इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता कौन कौन है। और उसके बाद फिर मैंने कल शुरू कर दिया था ये जो है हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनको एक एक उपभाषा को लेकर जो मेन जो प्रश्न वहाँ से मुख्य मुख्य प्रश्न बन सकते हैं उनको हम जल्दी जल्दी देख रहे थे। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मैंने ये सारा कटवा दिया था आपको। यहाँ तक मारवाड़ी हो गया था, राजस्थान जयपुरी हो गया था और मालवी तक मैंने यहाँ से करवा दिया था। तो दोस्तों, ये टॉपिक रह गया था और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं इसे फिर से कर देती हूँ। और ये क्या है कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ना प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो आज की वीडियो है वो एस्टेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो TGT एस्टेट हो, चाहे PGT एस्टेट हो, चाहे UGC नेट का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस सेम टू सेम है। तो जो कैंडिडेट नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखो, हिंदी की प्रमुख बोलियां। अब आपको पता है हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है, और अपभ्रंश के भी अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी की उपभाषाएं आती हैं। उपभाषाओं की अगर बात करूँ तो 5 उपभाषाएं हैं। फिर प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सी उपभाषा का विकास अपभ्रंश की कौन सी अवस्था से हुआ है। तो ये सारी बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपभ्रंश से हमारी हिंदी का विकास हुआ, और अपभ्रंश के बाद फिर हम 5 उपभाषाएं पढ़ेंगे, और 5 जो उपभाषाएं हैं उनके अंदर क्या आती हैं, बोलियां आती हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो बोलियां आप समझ गए होंगे, उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता, तो कोरवी कहें, कोरवी बोली कहें, चाहे खड़ी बोली कहें, और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर आपको बात बताऊं कोरवी हिंदी की, तो इसे खड़ी बोली का नाम भी दिया जाता है और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और कोरवी बोली, कोरवी नाम इस बोली को किसने दिया, ये राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ये याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी बोली ये जो नाम है ये ग्रियर्सन ने दिया, ये भी याद रखना है। उसके बाद 2 हमारे पास बोलियां आती है, डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो डिंगल राजस्थानी भाषा में अगर ब्रज भाषा मिलाते हैं तो दोनों को मिलाकर हमारी डिंगल बनती है। तो डिंगल का जो नामकरण करता है वो बांकी दास है। और उसके बाद ब्रज बोली, ये बांग्ला की एक बोली है, इसे आप ब्रज भाषा ना समझे तो ब्रज बोली नामकरण उस बोली को किसने दिया, ये प्रश्न पूछा जाता है और कई लोग इसे ब्रज भाषा समझ लेते हैं। ये बांग्ला की एक बोली है, इसे आप ब्रज भाषा ना समझे। ये इस बोली का नामकरण किसने किया, ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। तो ये आपको याद रखनी है। बिहारी बोली को बिहारी नाम किसने दिया, तो ये ग्रियर्सन ने दिया। और भोजपुरी नाम किसने दिया, तो ये रेमंड ने दिया। और मैथिली को, मैथिली बोली का नाम किसने दिया, कोलब्रुक ने दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। और ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को क्या कहा, ये सब हम ना पीछे की वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जैसे कि हरियाणवी को बांगरू नाम दिया ग्रियर्सन ने। ये इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सारे हम पीछे के उसमें पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा रहता था तो मैंने सोचा ये अभी इसमें डाल देती हूँ इसी वीडियो में। तो हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण हम पढ़ चुके थे। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती हैं इन सब को हमने पढ़ लिया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो मालवी भाषा उप बोली है
जो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोली आती है मालवी, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया था। और अब हम शुरू करेंगे मेवाती से। तो ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ही आती है मेवाती। और मेवाती जो है ना, मेवाती बोली मऊ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेव जाति जो रहते हैं ना, जिसे हम मेव बोलते हैं, तो इनके निवास स्थान पर उस आसपास के एरिया में जो बोली जाती है उसे मेवाती कहते हैं। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। देखो, मैंने पहले भी बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में कि इनमें समझाने का बहुत ज़्यादा नहीं है, इनमें पूरा तथ्यात्मक प्रश्न आपके बन सकते हैं और वहाँ से आप सीधा बस समझ में याद रखें कि मेवाती बोली जो है राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। इसका निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है और राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका निभाती है। राजस्थानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको पता है 5 बोलियां आती हैं और राजस्थानी, इन दोनों के बीच की कड़ी का काम कौन करती है? मेवाती करती है। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है अहीरवाटी, जिसे अहीरवाल क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवात की एक मिश्रित उपबोली कौन सी है? अहीरवाटी है। इस पॉइंट को भी याद रखें। अहीरवाटी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती हैं। जैसे अहीरवाटी जो है ना, ये रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव इधर बोली जाती है। अहीरवाटी को बांगरू, हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली को माना जाता है। अहीरवाटी अब जो उप बोली है, इसको बांगरू यानी कि हरियाणवी और मेवाती के बीच की इसे माना जाता है। मेवाती की हरियाणवी से निकटता प्राय विद्वानों ने स्वीकार की है। मेवाती जो बोली है उसकी निकटता जो है लोगों ने ये कहा कि मतलब जो विद्वान है उन्होंने ये स्वीकार किया कि मेवाती की हरियाणवी से निकटता है। हाँ, ये है ही, क्योंकि मेवात का जो क्षेत्र है ये राजस्थान हरियाणा में भी पड़ता है और मेवात का जो वो क्षेत्र है वो राजस्थान के साथ जो टच होता है वहाँ पर भी हरियाणवी ये बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मैं जैसे कि हर एक बोलियों के अंदर की जो उपबोलियां हैं वो भी बता रही हूँ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्ज़ाम है, इसे आप हल्के में ना लें। बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये एक उपभाषा, अगली उपभाषा आती है। जैसे कि अभी तक हमने राजस्थानी उपभाषा पढ़ी थी और राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की विशेषताएं पढ़ी। विशेषताएं तो क्या, मुख्य जो पॉइंट्स थे उनके वो पढ़े कि वहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है। अब दूसरी जो उपभाषा आती है हिंदी की, वो बिहारी हिंदी आती है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपको पता है ये भोजपुरी ये आती हैं, भोजपुरी और मगही, मैथिली, ये सारी किसके अंदर आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन 3 बोलियों को माना है और 3 बोलियों को ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। अब ध्यान से देखते हैं, ग्रियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है, यानी कि 3 बोली ऐसी हैं जिनको बिहारी हिंदी के अंदर शामिल किया है ग्रियर्सन ने। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी बिहारी तथा पश्चिमी हिंदी। वैसे ये सारे पॉइंट जो मैं पढ़ा रही हूँ अब आपको, ये पीछे की सारी वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ लिया है, लेकिन हर एक बोली का एक ही जगह पर आपको सारे तथ्यात्मक प्रश्न मिल जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार दोबारा फिर से बता देती हूँ। मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी की, जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है। ठीक है बिहार की ही, लेकिन जो पूर्वी बिहार में, बिहार के पूर्व के क्षेत्र में जो बोली जाती है इस साइड, ठीक है, और उसको बोला जाता है मैथिली और मगही, यानी कि मैथिली और मगही बिहार के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है और भोजपुरी जो है पश्चिमी बिहार के अंतर्गत बोली जाती है। अब देखो, भोजपुरी आता है, भोजपुरी बोली की क्या प्रमुख तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, भोजपुरी बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 में हुआ। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, एचपीएससी ने जब पीजीटी का एग्जाम दिया था तो 1-2 सन ऐसे दिए थे
तो आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और काशी के एक राजा थे चेत सिंह, उनके सिपाहियों ने जो बोली बोलते थे ना, उसी को क्या कहा था, भोजपुरी कहा था। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ प्रमुख पॉइंट और हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है भोजपुरी। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। तो जब भोजपुर जिला है तो वहीं से भोजपुर निकली है और वही इसका क्या है, प्रमुख केंद्र भी है। भोजपुर के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। तो ये पूछ सकते हैं कि भोजपुरी बोली का नाम बिहार के किस जिले के नाम पर पड़ा, तो भोजपुर जिले के नाम पर पड़ा। इसी तरीके से प्रश्न एचपीएससी पूछती है बीच में से। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भी भोजपुरी है। ये बात भी हम पीछे की वीडियो में कई बार पढ़ चुके हैं। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भी भोजपुरी है। ठीक है, लोक प्रचलन की दृष्टि से ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। लोक प्रचलन मतलब लोगों में जो सबसे अधिक बोली जाती है, हिंदी की सबसे बड़ी बोली अगर आपसे पूछे तो वो भी आपको भोजपुरी बतानी है। ठीक है, भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है। इसमें लोकगीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा चली आई है। लिखित परंपरा, लिखित साहित्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लोकगीतों के माध्यम से मौखिक परंपरा जो है, मौखिक साहित्य जो है आपको काफ़ी मिल जाएगा। और लोक साहित्य भी काफ़ी, इसमें लोक होता है जो लोकल क्षेत्र में लिखा जाता है, वो भी व्यापक भंडार आपको भोजपुरी भाषा में देखने को मिल जाएगा। भारत के बाहर के मॉरिशस, फिजी आदि देशों में ये अत्यधिक प्रचलित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के बाहर भी ऐसी कौन सी बोली है जो सबसे अधिक बोली जाती है, या फिर आपको नाम देकर पूछ लेंगे कि मॉरिशस में भी कौन सी बोली बोली जाती है। मॉरिशस और फिजी नामक देशों में भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो याद रखना है, भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार हैं। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध लोक कवि हैं। जैसे कि अपने हरियाणा की बात करूं तो जैसे आप लोग सपना चौधरी का नाम ले देते हैं, और भी कई सारे हैं। तो इसी प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट जो है भोजपुरी का जिसे शेक्सपियर कहा जाता है, वो भिखारी ठाकुर है। इन्होंने लगभग 12 नाटक की रचना की है। इन्होंने विदेशिया, इनका एक इम्पोर्टेंट नाटक ही होगा जो विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इसके बाद आता है महेंद्र मिसिर। भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है। तो भोजपुरी लोक साहित्य का क्या दूसरा नाम है, महेंद्र मिसिर। इनके पूर्वी लोकगीत, विवाह के विदाई गीत तथा मुजरे अत्यधिक लोकप्रिय हैं। मतलब ये आपसे पूछे तो पूर्वी लोकगीत, महेंद्र मिसिर भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है, मतलब इनका भी काफ़ी नाम है। और इनके जो विवाह के विदाई के गीत गाए जाते हैं वो इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और मुजरे भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार इसी क्षेत्र से संबंधित है, मतलब भोजपुरी से ही के क्षेत्र से ही संबंधित है। हालांकि उन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया। इसके बाद आता है मगही, और मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। मगध एक जगह का नाम है, पाटलिपुत्र के आसपास जो जगह है, और काफ़ी आपने पढ़ा होगा इसका नाम भी मगध का, जब आपने बौद्ध साहित्य पढ़ा होगा तब भी मगध का नाम पढ़ा होगा। तो मगही या मागी का अर्थ है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मगही का केंद्र, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आप इसे हल्के में ना ले। ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं है कि मोटे तौर पर आप 5 बोलियां, उनके अंदर 5 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो बिहारी का पटना जनपद जो है, पटना नामक जो जगह है उस जनपद में सबसे ज़्यादा मगही बोली जाती है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी, मैथिली से प्रभावित है। मतलब पटना में जो मगही बोली जाती है ना, वो उर्दू से भी प्रभावित है, भोजपुरी का भी उसमें मिश्रण है, मैथिली का भी। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। बिहार में गया नामक एक जिला है जिसमें मगही का बिल्कुल शुद्ध परिनिष्ठित रूप प्रयोग किया जाता है, वो गया जिला है। बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ता है,
और पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बंगाली से तथा दक्षिणी सीमा की मगही उड़िया से प्रभावित है। क्योंकि बिहार की सीमा को जो जो इधर से अन्य स्टेट छूते हैं उनका प्रभाव भी इस बोली पर है। ठीक है, यही इसमें कहा है। लोक साहित्य मगही में पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है। इसमें लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत बहुत लोकप्रिय हैं। अब ये प्रश्न बन सकता है, लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत कौन सी बोली में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? तो आंसर होगा मगही। मगही में अधिकरण कारक में मो का प्रयोग, अधिकरण में जैसे कि हम अधिकरण में विभक्ति चिन्ह कौन सा प्रयोग करते हैं? अधिकरण के अंदर में और पर, हिंदी की बात करूं तो में और पर लेते हैं इसका विभक्ति चिन्ह, लेकिन मगही बोली के अंतर्गत अधिकरण कारक में मो का प्रयोग होता है तथा सरनाम में आप का प्रयोग अधिक होता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली बोली आती है मैथिली, और मैथिली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। कुछ पॉइंट इस तरीके के भी आपको ध्यान रखने होंगे। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। मिथिला क्षेत्र की जो बोली है उसे ही मैथिली कहा जाता है। मिथिला का आपने पढ़ा होगा, अगर रामायण देखी होगी तो वहाँ से भी। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व तथा मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। ये इसकी लोकेशन बता दी है। उत्तर मैथिली, दक्षिण मैथिली, पूर्वी मैथिली और पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी और जोला मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। ध्यान रखना भाई, मैथिली जो बोली है उसकी 6 उपबोलियां हैं। तो एक तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों याद रखना। उसके अलावा छिका छिकी और जोल्हा, ये 2 याद रखनी हैं। ये 6 जो हैं ये मैथिली की उपबोलियां हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। जैसे अभी हमने राजस्थानी की भोजपुरी पढ़ी थी, सबसे अधिक जो है संपन्न बोली थी, तो उसी तरीके से साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बिहारी उपभाषा की सबसे संपन्न बोली मैथिली है। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता रहा है। मैथिली कोकिल विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टीजीटी पीजीटी एस्टेट में पूछा जाता है। और मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, ये 22 भाषाओं की बात करें 8वीं अनुसूची में, तो वहाँ पर भी मैथिली अपना स्थान पाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो ये विद्यापति को कहा जाता है, क्योंकि विद्यापति ने पदावली लिखी और उससे काफ़ी प्रसिद्ध हुए, तो ये भी इन्होंने मैथिली में ही लिखी थी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो और देख लेते हैं। मैथिली में 6 और लय ध्वनि का अत्यधिक प्रयोग होता है, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सबही, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सरनाम अहाँ, ओकर, एकर आदि का प्रयोग होता है और इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक इसकी विशेषताएं हैं, आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, मतलब थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब पहाड़ी हिंदी के अंदर गढ़वाली और कुमाऊनी, नेपाली आदि बोलियां आती हैं। तो पहाड़ी हिंदी भी एक तीसरी हम उपभाषा पढ़ रही हैं। पहली हमने राजस्थानी उपभाषा पढ़ी, दूसरी हमने बिहारी पढ़ी और तीसरी उपभाषा का नाम आता है पहाड़ी उपभाषा। और पहाड़ी के अंतर्गत भी बोलियां आती हैं, तो उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले पहाड़ी हिंदी के बारे में जान लेते हैं। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती हैं, मुख्यतः कुमाऊनी और गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खश का भी प्रभाव पड़ा है। तो खश को पहाड़ी हिंदी कहते हैं हम। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है, तो इसमें कोई साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है जिस प्रकार भोजपुरी और मैथिली में मिलती है, तो इसमें नहीं मिलती है। इस ऊपर की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है जो नाक सहित बोले जाते हैं और इसकी बोलियां प्राय ओकारांत हैं। ओकारांत जो आप पढ़ रहे हैं पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी उपभाषा, तो इसकी जो अंतर्गत जितनी भी बोलियां आएंगी वो सारी ओकारांत हैं। जैसे घोड़ो, कालो, चलो, मतलब ओ लगाते हैं हर शब्द के पीछे।
पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, तो मैंने पहले ही बताया कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। अब पहाड़ी हिंदी के बाद पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में देख लेते हैं। आप ये सोच रहे हो मैम बहुत ही जल्दी करवा रही है, क्योंकि भाई यूनिट 10 हैं और काफ़ी बड़ी बड़े हैं, मैं चाहती नहीं कि आपका कोई भी कंटेंट छूटे, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें समझाने का नहीं है, बस थोड़ा याद रखने की बातें हैं, तो ये तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। कुमाऊनी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुर्माचल है, जिसे कुमाऊँ कहते हैं। इसकी बोली कुमाऊनी है। कुमाऊनी पढ़ा हमने, तो कुमाऊनी जो है ना नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक मतलब नाम है, जो परंपरा से चला आ रहा है, परंपरागत चलता जो नाम आया है इसका, वो कुर्माचल है, जिसे कुर्माचल को फिर क्या कहते हैं, कुमाऊँ भी कहते हैं। और इसकी जो इस क्षेत्र की कुमाऊँ क्षेत्र की कहे चाहे कुर्माचल क्षेत्र की कहे, या ये जो क्षेत्र आपको बता रहे हैं ये कहें, तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है। उसके बाद है खसपरजिया, कुमैया और फल्दकोटिया, पछाई, चौगरखिया, गंगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रौचो, भैंसी, भोटिया तथा कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। तो ये मैंने हर बोली की उपबोलियां बताई हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये सारी कुमाऊनी बोली की उपबोलियां हैं। इसके बाद आता है कुमाऊनी बोली दर्द, खस, पहाड़ी तथा खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। कुमाऊनी जो है दर्द जो है ना, कहीं कहीं खस को ही लिखा हुआ मिल रहा है, पहाड़ी के रूप में इसका नाम लिया जाता है, दर्द भी कहा जाता है। तो जो कुमाऊनी बोली है ना, दर्द, खस, राजस्थानी और खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। यानी कुमाऊनी बोली किस किस बोली से प्रभावित है, ये इन सब से। राजस्थानी के प्रभाव के कारण अण और ये ध्वनि मराठी की थी, ध्वनियाँ भी इसमें शामिल हैं। कोरवी के प्रभाव के कारण अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो ये कोई खास पॉइंट यहाँ से पूछने लायक नहीं है, पेपर में जो आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तिब्बत चीनी परिवार की भाषाओं जैसे किरस तथा भोट का प्रभाव भी कुमाऊनी पर रहा है। कुमाऊनी लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है, और कुमाऊनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, किंतु आधुनिक काल में पर्याप्त रूप से साहित्य लिखा जा रहा है। और पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमाऊनी में न होता है, तथा जैसे घोड़ो, घोड़न, मतलब जब बहुवचन बनाते हैं तो न जोड़ देते हैं, जैसे घोड़ों का क्या हो गया, घोड़न हो गया। उसके बाद आता है कुमाऊनी में कारक चिन्ह की अगर बात करें, तो कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ले, कर्म के साथ कणी तथा करण के साथ थे का प्रयोग होता है। अब हम कर्ता ने लेते हैं, अगर हिंदी की बात करूं तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आती है, लेकिन कुमाऊनी बोली में कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ले और कर्म के साथ कणी तथा करण के साथ थे। कर्ता हम कर्म के स्थान पर क्या लेते हैं, को लेते हैं, लेकिन को यहाँ न लेकर ये कणी का प्रयोग करते हैं, कणी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ पर हम हिंदी में करण के साथ से विभक्ति चिन्ह लेते हैं, वहीं कुमाऊनी बोली के अंदर करण के साथ थे का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया 6 के रूप में प्रयुक्त होती है। और अब आती है गढ़वाली। तो 52 घड़ियों में बटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है, और वहाँ की बोली क्या कहलाती है, गढ़वाली कहलाती है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। तो गढ़वाली बोली का जो आदर्श रूप है वो टिहरी क्षेत्र में जो गढ़वाली बोली बोली जाती है उसको माना जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पड़ता है। गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व शामिल हैं, क्योंकि वहाँ पर कई जातियों के लोग रहते हैं। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। गढ़वाली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो ये जस्ट आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। और उसके बाद आता है, इसमें और 1-2 पॉइंट हैं, ये देख लेते हैं। वर्तमान में गद्य तथा पद्य की विभिन्न विधाओं में गढ़वाली साहित्य लिखा जा रहा है। स्वरों के अनुनासिक प्रवृत्ति इसमें बहुतायत दिखाई पड़ती है। कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ लय और कर्म के साथ कुणी और तथा करण के साथ से ही
से और ती परसर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने पिछले उसमें पॉइंट में समझाया था, सेम वही बात है कि कर्ता के साथ लय और लय विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ क, कु है ये क जो चांद बिंदु वाला है, और कुणी तथा करण के साथ से का ही प्रयोग होता है और ती परसर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब ऐसे तो बोलियां बहुत सारी हैं, थोड़ा इसके बाद हम पूर्वी हिंदी और जो हमारी पश्चिमी हिंदी बच गई इसका हम एक नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।